नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और लगातार हम बात करें उन रुझानों की और रुझानों के मुताबिक बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हम ये कहें कि ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी इतना बड़ा कह लीजिए कि इतना बड़ा बदलाव जो है रुझानों में आ पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बीजेपी ने ये कर दिखाया। अब बीजेपी ने ये किया या कांग्रेस की जो खराब रणनीति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मात दे गई है, चर्चा हम करेंगे और लगातार रुझान भी आपको बताते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने मेहमानों से भी जुड़ेंगे। मैं परिचय करा देती हूँ। सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही गोविंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं और हम पुरुषोत्तम भदौरिया जी को भी जोड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन गोविंद सिंह जी, पहला प्रश्न आपसे करेंगे। जैसा ये बात तो हम सुबह से ही कर रहे हैं कि लग रहा था कि शायद कांग्रेस आगे आगे बढ़ रही है। 9:45 बजे तक तो मैं खुद भी देख रही थी, लग रहा था कि शायद कांग्रेस जो है वो कमाल दिखा जाएगी और सरकार हरियाणा में जो है कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन अचानक से ये जो रुझानों का बदलाव हुआ और अचानक से बीजेपी ने बढ़त बनाई, ये करिश्मा कैसे हुआ? आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जो सुबह हम भी यहाँ थे और हमको भी लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही थी, लगभग 67 सीटें तक एक बार दिखाई गई थी। हाँ। तो उससे लग रहा था कि ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। और तब भी मैंने कहा था कि ये बदल सकता है अभी, क्योंकि जिस तरह की खबरें भाजपा के अंदर से आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि यदि पूर्ण बहुमत नहीं तो लगभग बराबर भाजपा आ सकती है। हाँ, क्योंकि 20 दिन पहले अमित शाह जी ने जब इसका चार्ज अपने हाथ में लिया और उसके बाद बहुत बारीकी से एक एक सीट, एक एक बूथ की उन्होंने प्लानिंग की, तो उसी समय लग गया था कि शायद अब जो है इसके आगे कांग्रेस की रणनीति जो है वो टिक नहीं पाएगी। तो जो लग रहा, अब जो स्थिति आ रही है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक है और यही हो रहा था। गोविंद जी से समझ लेते हैं। गोविंद जी, कांग्रेस की जो रणनीति थी वो सही नहीं थी, ऐसा लग रहा है अब कम से कम रुझानों को देखकर तो। लेकिन बीजेपी की इस तरह से आगे बढ़त बनाना, अगर हम 5 अहम बिंदुओं की बात करें तो क्या काम कर गया बीजेपी के लिए? नहीं, मुझे चलिए रिपोर्ट हम शालिनी हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हम शालिनी की ओर रुख कर रहे हैं। शालिनी, आप बीजेपी दफ्तर गुड़गांव में इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर चल रहा है जरा बताएं। हालांकि हम तस्वीरों में जितना देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, खुशी जो है वो बीजेपी खेमे में नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स वहां से? 10 सवाल गेस्ट से हो रहे हैं, फिर कैसे खड़ी रहूं? अब देखिए, वहां जो ढोल नगाड़ों का शोर इतना है ना कि हमारी जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं उन्हें भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। लेकिन चलिए, मैं अपने प्रश्न पर वापस आती हूं गोविंद जी आपके पास। 5 अहम बिंदु जरा नजर डाल लेते हैं, बीजेपी जो आगे बढ़त बनाती चली गई। देखो, बीजेपी ने शुरू से बड़ा जमीनी स्तर से और बड़ा ब्लूप्रिंट के साथ काम किया। देखो, जब इनेलो के साथ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती है और जेजेपी के साथ एएसपी, ये दोनों उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं। चंद्रशेखर को, आकाश आनंद जी को चुनाव से ठीक पहले 22 श्रेणी की सुरक्षा देना, निश्चित तौर से तभी से कुछ चीजें आने लगी थी कि हाँ, कुछ न कुछ बीजेपी के लिए बैटिंग वो करेंगे। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा की आप समीक्षा करेंगे कि लोकसभा में लगभग दलितों का, जो पिछले लोकसभा में 2014 में 28% वोट जहां दलितों का कांग्रेस को मिला था, वो 68% हो गया, 40% बढ़ोतरी हुई। तो ये बेल्ट जो थी नॉन जाट वाली, उस नॉन जाट पे बीजेपी को बहुत दिक्कत होने बिल्कुल वो जो समीकरण है वो जो है और जो अपडेट है उसके हिसाब से एक अपडेट हम इस वक्त ले लेते हैं। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, जीत का जश्न अभी से मनने लगा है बीजेपी खेमे में। चलिए एक बार हम रुक करें, कमलेश हमारे साथ में बने हुए हैं, हमारे संवाददाता कमलेश जी की ओर रुक करें। कमलेश जी, आप वहां पर मौजूद हैं। 7 बजे प्रधानमंत्री जाएंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। लगभग तय है कि बीजेपी मान चुकी है कि सरकार तो बना ली है। देखिए, निश्चित रूप से पहले सुबह 11 बजे तक ये माहौल नहीं था, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे ही आप समीकरण बदले हैं, तो इस बात कुछ ही देर पहले ये संकेत आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे बीजेपी दफ्तर आएंगे और बीजेपी दफ्तर, जो नई बीजेपी दफ्तर बनी, जिसको प्रसार कार्यालय कहा जाता है, उस दफ्तर में आएंगे और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हरियाणा में तीसरी बार
हैट्रिक की सरकार बनाने के बाद और जम्मू कश्मीर में जो पुराना टैली था उस टैली को भी पार्टी ने एक्सीड किया है। तो आप कह सकते हैं दोहरी खुशी पार्टी के लिए है। और ऐसी स्थिति में जब भी पार्टी आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जब पार्टी जीतती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बीजेपी दफ्तर में आते हैं और एक कस्टमरी है कि जीत के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वो जीत के लिए पार्टी को समर्थन देते हैं और जिनकी भी अध्यक्षता में ये पार्टी नेतृत्व करती है, जैसे जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनको धन्यवाद किया जाएगा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में पार्टी के जो प्रोटोकॉल की तरह फॉलो किया जाता है, हरियाणा से और दिल्ली से आएंगे सुन उनको। जी आपने ठीक कहा, एक प्रोटोकॉल है, बीजेपी हमेशा आते रहे। हालांकि जब कर्नाटक के चुनाव भी बीजेपी हारी तब भी प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की थी पार्टी के वर्कर्स का। तो प्रधानमंत्री का ये तरीका है कि जब भी जीत हो, छोटा मोटा भी जीत हो, पार्टी दफ्तर आते हैं, वर्कर से संवाद करते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो बना रहे, भले ही जीत हो या जीत ना मिल पाए, लेकिन पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश बना रहे। ये पूरी कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से होती है। और जैसा बिल्कुल सही कहा कमलेश जी आपने कि एक प्रोटोकॉल की तरह इसे हम फॉलो कर रहे हैं। शालिनी बीजेपी दफ्तर गुड़गांव में भी मौजूद है, एक बार शालिनी से भी पूछ लेते हैं। शालिनी, क्या वहां से माहौल, जरा ताजा तस्वीरें भी दिखाएं और अपडेट शेयर करें हमसे। चलिए शालिनी से हम दोबारा मिलेंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से कमलेश जी की ओर रुख कर रहे हैं। कमलेश जी, हम यही चर्चा अभी कर रहे हैं लगातार कि दोपहर आप 11 बजे का जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ 9:45 बजे का जिक्र कर रहे हैं कि लग नहीं रहा था कि बीजेपी इस तरह से बढ़त बनाएगी, लेकिन अचानक से ये करिश्माई परिवर्तन जो है वो हो गया। और हम यही समझ रहे थे कि क्या कांग्रेस की जो रणनीति कांग्रेस बनाकर चल रही थी, पुराने ढर्रे पर चल रही थी, कुछ बदलाव जरूरी थे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा अगर कांग्रेस पार्टी के पूरे कैंपेन को देखेंगे तो पुराना ढर्रे पर ही पार्टी चल रही थी और कहीं ना कहीं जाट वोटरों को कंसोलिडेट करने का पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन उसका उल्टा परिणाम हुआ। जाट तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति आकर्षित हुए और उनके प्रति कंसोलिडेट हुए, लेकिन उसका दूसरा ध्रुवीकरण ये हुआ कि एंटी जाट और 36 बिरादरी जो है बीजेपी की तरफ आ गए। एक बात और मैं आपको खास बात बताना चाहूंगा कि जब मैं सुबह 7 बजे बीजेपी दफ्तर आया था तो अमूमन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी दफ्तर में कि मिठाई का प्रबंध ना हो या लड्डू नहीं बनाया जा रहा, लेकिन पहली बार ऐसा दिखा था कि लड्डू यहाँ नहीं बनाया जा रहा था। और बार बार मैंने पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे पूछा कि क्यों तैयारी नहीं है, तो वो चुप हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है कहीं पार्टी के अंदर में अंदर शंका थी कि शायद इस बार नहीं आ रहा, लेकिन इस बार जो हुआ है अप्रत्याशित है और शायद पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के जो रणनीतिकार उनको भी जानकारी नहीं होगी। इतनी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में आने वाली है। यही हमारे जो रिपोर्टर जो एक्सपीरियंस है ना, इनका ये काम कर रहा है। और देखिए, लड्डू से जलेबी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि किस तरह से खेमे में जो सुगबुगाहट है, जीत की है या जीत ना दर्ज कर पाने की है, वो समझ में आ जाती है। हमारे साथ शालिनी भी जुड़ी है। शालिनी, आप गुड़गांव बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, लगातार हम आपसे जुड़ने का प्रयास करें, जरा तस्वीरें हमें दिखाएं इस वक्त क्या वहां चल रहा है और क्या कुछ और अहम जानकारियां आपको मिल पाई हैं वहां से अभी। बिल्कुल, देखिए गीतांजलि, जीत का जो जश्न है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। आपको याद होगा सुबह 6 बजे से कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऑफिस में जलेबी बंटनी शुरू हुई थी और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं हताश, निराश, परेशान थे। लेकिन अब हालात और तस्वीर दोनों बदल गए और यहाँ पर देखिए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और पूरी तरीके से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। चेहरे पर आप खुशी की एक लहर देख सकती है, क्योंकि 10 साल से पहले ही बीजेपी यहां पर हरियाणा में राज कर रही है और यहां पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे ही जान लेते हैं कि कितने खुश और आश्वस्त तो शायद आप लोग पहले से ही थे, लेकिन खुश बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। सुबह कांग्रेस वाले खुश थे, अब आप लोग खुश हो गए। देखिए, ये जनता के हाथ में है, किसको खुश करना है, किसको नहीं करना। पिछले 10 साल के काम के लिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जनता को खुश रखे, जिसका नतीजा आज ये कि तीसरी बार जनता ने हमें खुश किया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट देकर के तीसरी बार सरकार के अंदर उन्होंने हमें रखा है। और निश्चित रूप से जो हमारे जो 10 साल के जो काम थे उनकी सराहना करते हुए, उन कामों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार के अंदर लेकर के आएंगे। नायब सिंह सैनी
के राज में क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में कुछ बदलेगा या नहीं? जी पहले से ही बदलाव आया हुआ है। जैसे ही मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ के साथ आज हमारी जीत निश्चित हुई है। और आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे परसेंटेज से हम लोग आगे आए हैं। देखिए गीतांजलि, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद जी। हैं और बहुत खुश नजर आ रही हैं। आप देखिए कि इनके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर है और आप लोग बहुत खुश हैं। कांग्रेस वालों को भी हम मिठाइयाँ खिलाएंगे क्योंकि वो लोग तो सुबह से ही जलेबी और मिठाइयाँ खूब बांट रहे हैं। अब हम खिलाएंगे, अब हमारी बारी आई है। अब आप लोग खिलाएंगे उन्हें? बीज भेज दिए, जलेबी के बीज भेज दिए, अब लड्डू बनने के सरकार अमूल गोल्ड जलेबी का बीज देंगे, बीज ताकि क्यों आएंगे, जलेबी के बीज उनको देंगे। गीतांजलि, आज दिन बहुत अहम है क्योंकि जो बिल्कुल 10 सही साल कह से रही हैं आप। बीजेपी यहाँ हरियाणा में और ये बनी दिन हुई है, एक अहम- बार फिर से जीत के बेहद जी जी करीब जी है। शालिनी, ये दिन अहम और खास इसलिए भी हो जाता है, एक तो जीत और उसके बाद तीसरी बार जीत, तो ये अपने आप में खुशी को दोबाला कर देती है। हमारे साथ में कुछ गेस्ट और जुड़ गए हैं। हम भूपेंद्र धर्मानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आप चूंकि अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हरनाम, नेता कांग्रेस भी जुड़ गए हैं। हरनाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विजय कुमार, संघ विचारक भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। कांग्रेस से हरनाम जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चलिए, जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हरनाम जी, जलेबियां तो बढ़ती बढ़ती रह गई, लड्डू पहुंच गए बीजेपी खेमे में। देखिए, मैं अभी कहूंगा कि लगभग 10-12 राउंड कंप्लीट हुए हैं और काफ़ी क्लोज मुकाबला है हर जगह, हर सीटों पर जो हम लाइव अपडेट ले रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है अभी कि काफ़ी कुछ बदलाव होने के आसार हैं। और इलेक्शन कमीशन की साइट से जो अपडेटेड आ रहे हैं वो थोड़ा डिले भी है और अभी बहुत बदलाव है। साइमल्टेनियसली जो कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि कांग्रेस के रेबल्स थे, उनसे भी हमारी बातचीत है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम सकारात्मक रूप से इस तरीके को लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम अभी सरकार बना सकते हैं। तो ये तो भाई इसे क्या कहा जाए, मतलब मैं तो इसे कहूंगी कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से रुझान आ रहे हैं, फिर भी आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो ये तो अपने आप में एक अनूठी एक विचार हम कह सकते हैं इसे है। गोविंद जी, ये अभी आप सुन रहे हैं हरनाम जी कांग्रेस से, ये कह रहे हैं कि अभी वक्त बाकी है, कुछ बदल सकता है क्या? नहीं, अब लगता नहीं कि बदल सकता है, क्योंकि जितना बदलना था वो बदल चुका है। यदि 3-4 सीटें भी लगभग मझधार में होंगी, जिनमें बहुत कम मार्जिन होगा, तो मुझे लगता है कि उससे भी कोई असर अब जो है चुनाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो 46 का आंकड़ा है वो अपने आप में ही काफी है, अपने आप में काफी। और उसके अलावा फिर आपके पास 45 भी हैं, 44 भी हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूंगी कि ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम। तो देखिए, ये अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता आप और किसी को पूछने दो एक बार। हाँ,
शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। हाँ जी, देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। खेल के लिए सर क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। तो देखिए विनेश फोगाट को भी आप सुन रहे थे, कॉन्फिडेंस जो है ना वो गजब का है। हम अगर ये माने सुनील जी, और बीजेपी कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है। कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया है। नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी, मैंने तो वही मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए, ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एकतरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें कि उन्होंने अपोजिशन से ज़्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम, बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा, ऐसे में अभी पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर जरूरत पड़ती है बीडीपी के 2-3 विधायकों, देखिए मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना, ये आज का नहीं है, ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की। हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की, मैंने उनको यही बताया, आज से 2-3 दिन पहले मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज़ आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। ओके, नहीं, मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं, और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती, और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो अब माई ऑल द बेस्ट विशेस आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है कि, और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, ख़ासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो तो ये अभी आप सुन रहे थे महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, और एक बड़ा अपडेट इस वक्त। तो इस बीच आपको बता दें 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है विनेश फोगाट ने। पहली बार इस बार वो चुनाव में थी, चुनाव रण में उतरी हैं विनेश फोगाट, और इसी के साथ देखिए जीत दर्ज करती हुई जुलाना से विनेश फोगाट 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है विनेश फोगाट ने। देखिए अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इसी बीच ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त हरियाणा में खुशी है, और देखिए अपने समर्थकों के बीच, हुजूम के बीच इस वक्त विनेश फोगाट मौजूद हैं और पहली बार उतरी हैं चुनावी रण में। और इसी बीच देखिए पहली जीत भी विनेश फोगाट ने दर्ज की है 6000 वोटों से इस बार। देखिए तो देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से विनेश फोगाट के लिए जो लोग हैं वो खुश हैं क्योंकि जीती हैं, और वोटों का अंतर भी देखिए 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। और अब भूपेंद्र धर्मानी, अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके और हम रुक कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, ये जो जीत आप देख रहे हैं कांग्रेस की अगर हम बात करें और विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, जीत के लिए काफी खुश है, लेकिन कांग्रेस खेमे में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद थी। देखिए मैं इसको इस ढंग से आंकलन करता हूं कि जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन अभी तक जितने रिजल्ट घोषित हुए हैं ना, परिणाम निकल चुके हैं जो, वो लगभग 6 कांग्रेस के फेवर में गए हैं और 9 जो हैं वो भाजपा के कैंडिडेट जीत चुके हैं। और
जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से जो अभी वोट परसेंटेज में देख रहा था उसमें भी बीजेपी अब आगे निकल चुकी है। लगभग 39.77% वोट परसेंटेज उनकी है और 39 पॉइंट समथिंग उनका कांग्रेस का परसेंटेज आ रहा है। और जो मैंने स्टडी किया है अभी उसमें मैं देख के हैरान हूं कि जो मेवात का एरिया है उसमें एन ब्लॉक का मतलब है कि आप सोचिए कि विधानसभा के चुनाव में 98,000 वोटों से मामन खान, जो मेवात का जो दंगा हुआ था उसके जो आरोपी हैं वो जीते हैं और INLD का कैंडिडेट वहां दूसरे नंबर पर रहा है। ऐसे ही वहां की जो दूसरी नूहू की सीट है, पुनाना की सीट है, वो भी लगभग 35, 40, 50 हजार मतों से वो कैंडिडेट जीते हैं। हालांकि भाजपा का कैंडिडेट भी मुस्लिम समुदाय से था। तो ये शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय ने तो बिल्कुल एन ब्लॉक जैसे बीजेपी को रिजेक्ट बिल्कुल और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादातर जीते हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, वो पंजाब से लगता जो बॉर्डर है जहां पर सिख समुदाय के लोग ज्यादा हैं या किसान आंदोलन का जो प्रभाव है उस प्रभावित एरिया के अंदर ज्यादातर सीटें जो है आई हैं। जैसे सिरसा जिला जो है उसकी लगभग मेरा ख्याल है 3 या 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है और एक सीट जो है वो INLD जो है अपना अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के सुपुत्र वो जीत रहे हैं। वो अपने चाचा दादा जो रंजीत सिंह मंत्री थे उनको हरा रहे हैं। ठीक है। का सामना कर। तो इसी तरह से अब आप दूसरी जो बेल्ट है, चाहे आप अहिरवाल का क्षेत्र ले लें, अहिरवाल के क्षेत्र में हालांकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जो हैं वो अपनी बेटी को उन्होंने टिकट दिलवाई थी अटेली से, लेकिन अटेली से वो अभी मैं पीछे देख रहा था उस समय तक तो वो पीछे थी। अब हाल ही में वो दोबारा कैंडिडेट जो है वो थोड़ा आगे सुधरा है उसका हिसाब किताब। अब इसी तरह से जो रेबल है सवित्री जिंदल, वो हिसार से इंडिपेंडेंट लड़ी बीजेपी से निकल कर बाहर, जो उनके पुत्र जो हैं कुरुक्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी के, वो जीत रही हैं। उनका काफी मार्जिन है, जीतने का जो मार्जिन है उनका काफी अच्छा चल रहा है और वो भी लगभग डिक्लेयर होने वाली हैं 19,000 मतों के आसपास। तो इस प्रकार मुझे ये लगता है कि जो चुनाव हुआ है ये हालांकि जो वातावरण था, जिस प्रकार की जो चीजें हैं उनको देखते हुए उन अपेक्षित लाइन पर तो नहीं है। ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि बहुत नजदीकी मामला है और कुछ कह रहे थे एक तरफा कांग्रेस की हवा है, जबकि कांग्रेस की हवा का मतलब कोई नहीं था सिवाय इसके कि कांग्रेस की कैंपेन में कहीं पर भी भाजपा की जितनी नीतियां थी उसका कहीं पर भी विरोध नहीं कर पाए, सिवाय अग्निवीर को लेकर उन्होंने विरोध किया जो केंद्र की नीति थी। और जो पड़ोसी राज्य हिमाचल है या पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहां पर जो फ्री बीज की इन्होंने बात कही थी वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वहां पर भी लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है समय पर। इसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने जो कई चीजें जो देखिए धर्मानी जी, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से लोकप्रिय और जनहित योजनाएं बीजेपी लेकर चली वो कांग्रेस में जगह जो है वो खाली रह गई और शायद ये भी एक फैक्टर रहा कि जनता ने जो कांग्रेस को है काफी हद तक दरकिनार किया है। मैं इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो अभी बीच में बात आती है कि इन्होंने फेस क्यों बदला बीच में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जनहित की जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज जो थी वो अच्छी थी। अब जैसे आपका प्रॉपर्टी आईडी का मामला था या परिवार पहचान पत्र था, ये जिसकी वजह से काफी दिक्कत भी होती थी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। जी ठीक है, उसको हल करना ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, जिसको मनोहर लाल जी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और कार्यकर्ताओं को भी रोष था क्योंकि उनका थोड़ा संवाद जो था। देखिए मैं मानती हूँ उसमें अगर हम 2 बिंदु और ऐड करें तो शायद वो भी काफी हद तक काम करके। मैं धर्मानी जी थोड़ा सा माफी चाहूंगी, रोकूंगी आपको क्योंकि एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम दोबारा से इसी चर्चा पर लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।